तो देखिए, इस पैनल में हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए कुछ खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब जब हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, जैसा अभी मेरी सहयोगी ने भी जिक्र किया कि हम किस तरह से विकसित भारत 2047 को लेकर अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जो अब इस पैनल में खास लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक एक करके आप इनके सेक्टर से जुड़ा किस तरह का योगदान अभी विकसित भारत 2047 को लेकर है, इनका विजन क्या है, अभी तक की जर्नी कैसी रही है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आप प्लीज माइक ले लीजिए। आपके पास सबसे पहले आते हुए समता जी, क्योंकि हिमालयन ग्रुप आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये हिमालयन ग्रुप का जो आपका ड्रीम रहा, वो कैसे आपके मन में आया और फिर अभी आप अपने आप को कहां पर पाते हैं, कब आपने इसकी शुरुआत की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच और प्लेटफॉर्म के लिए। बैक इन 2008 मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर दिलीप सिंह बाफिला जी ने इस ग्रुप की नींव रखी थी, और उसके पीछे जो उनका स्वप्न था, वो क्योंकि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, तो उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किलों भरी थी। 2 पहाड़ क्रॉस करने होते थे तो कहीं वो अपने स्कूल पहुंच पाते थे। तो जो उन्होंने अपनी ये वो दर्द महसूस किया, क्योंकि वो शिक्षा लेना चाहते थे लेकिन मिलती नहीं थी, तो वो दर्द था, वो टीस थी उनके अंदर। तो पहला उन्होंने ये शुरू किया हिमालयन HITM के नाम से, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। आज ये 5 कॉलेजेस का एक समूह है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और साथ में इसमें मूल्यों और दर्शन का समावेश होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं विकसित भारत की बात करूं तो विकसित भारत, बढ़ते हुए भारत में अगर हम कोई ब्रिज या अगर कहें किसी रोड का निर्माण करते हैं, तो वो हमें, अगर हमारे देश को 3 साल आगे ले जाता है वो ब्रिज, और अगर वो रोड 2 महीने में टूट जाती है तो वो हमें 7 साल पीछे भी ले जाती है। तो ऐसे में मूल्यों के साथ जो इंजीनियर बने, जो मूल्यों के साथ डॉक्टर बने, हमारे देश को ऐसे ही मूल्यवान लोग की आवश्यकता है। तो मैं अपना प्रयास इसी दिशा में कर रही हूँ। बिल्कुल, हम और यही चाहते हैं कि आपका ये जो अभी प्रयास जिस तरह से आप कर रही हैं, उसमें आगे भी आपको सफलता मिलती रही। आपके पास वापस लौटूंगी अभी। जफर जी, आपसे अब मेरा सवाल, 2002 में आपने ये कार्य शुरू किया, अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो भारत 24 का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए माइक। ऑन है सर। हेलो जी। सबसे पहले मैं भारत 24 का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मंच पे उन्होंने हमको बुलाया और हमको इस चीज़ से सम्मानित करा है। 2002 में हमारी जो कंपनी थी फैब्रिकेशन से हमने स्टार्ट करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से, और 2002 से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम रखा था, और 2010 से 2025 तक हमने पूरे हिंदुस्तान में कई जगह ब्रिजेस, डैम वगैरह बनाए हैं। और ये जर्नी हमने तीनों भाई ने मिलके स्टार्ट करी थी अपने हाथों से काम करके, और आज हमारे पास बहुत काफ़ी टीम है और बहुत से काम है। पूरे हिंदुस्तान में भी हमारे काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जफर जी, आपके पास अभी वापस लौटते हुए मैं हाजी सर आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सर्वोकोन तो अब मुझे लगता है कि यूपी के कोने कोने तक लोग जानते हैं सर्वोकोन के बारे में। सर, अभी तक की जो जर्नी आपकी रही है उसके बारे में हम कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं, आपने कई बार बताया, लेकिन अब सर अगली प्लानिंग आपकी क्या चल रही है ग्लोबली स्प्रेड करने को लेकर सर्वोकोन को? जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वोकोन जो अभी जिस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो मेनली हम पावर कंडीशनिंग पे काम कर रहे हैं, और जो आपका विजन है 2047 विकसित भारत का, वो बगैर बिजली के पूरा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपके यहाँ चाहे वोल्टेज कम आती हो, ज़्यादा आती हो या नहीं आती हो, हमारे पास तीनों विकल्प हैं। अगर आपके यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है तो आप सोलर का प्लांट अपने यहाँ लगा सकते हैं, उसके आपको बिजली मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो हमारे पास प्रोडक्ट है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, आपको हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देगा। चाहे आपके यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा कोई भी कंडीशन वोल्टेज हो, आपकी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आपके घरों के लिए कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी।
उससे क्या होता है कि आज की डेट में अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री में अगर वोल्टेज आपके यहाँ ठीक नहीं आएगी तो जो मशीनरी है वो ख़राब होती रहती है। तो ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो पावर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर्स हैं, हम लोग अभी 50,000 किलोवाट तक के पावर ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर हैं जो हम यहाँ बना रहे हैं और तकरीबन अभी 40+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी हम लोग USA से लेके और जितनी बड़े कंट्रीज हैं सभी के लिए हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हमने अभी एक और, चूंकि हमारा प्लांट उत्तर प्रदेश में हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो यहाँ पे अभी हम एक नया प्लांट और सेटअप कर रहे हैं जो कि अभी ये मई तक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ हम सोलर के लिए एक प्लांट लगा रहे हैं जिसके अंदर हम 20 MVA तक के सोलर के ट्रांसफार्मर्स बनाएंगे। उसके लिए सारा पूरा सिस्टम लगा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में सोलर का काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर अभी बहुत बड़ा स्कोप है ट्रांसफार्मर्स का भी और EPC के लिए और सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, चूंकि हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो सर्वोकोन अभी कैसे आगे बढ़ रही है पावर सेक्टर में? किस तरह से अब आप जो अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे मैं यूपी की बात करूं या फिर देश की बात करूं, क्योंकि लार्जर लेवल पर आप इसको कहीं ना कहीं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विकसित भारत को लेकर आपका विजन क्या है? सर्वोकोन का जो मेन अभी काम है जो हम लोग उस पर देख रहे हैं, तो मेनली क्या है कि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और डिफरेंट टाइप के हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं और जिसके अंदर हमें रोजगार भी काफ़ी मिल रहा है। अभी हमारे पास तकरीबन ये प्लांट चालू होने के बाद 1,500 से 2,000 लोग काम करने वाले हो जाएंगे। तो हमारे मकसद ये है कि जो आज की डेट में बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चाहे थोड़ा सा ही उसमें भी कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रहे हैं बेरोजगारी के लिए भी। और इसके अलावा जो अभी ट्रांसफार्मर्स में अभी पावर ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, अभी लोकोमोटिव के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, रेलवेज के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो अभी रिटेल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो आप घरों में देखते हैं कि वोल्टेज काफ़ी कम रहती है, आप AC वगैरह लगाते हैं वहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास पूरा अभी रिटेल मार्केट है जिसमें अभी 6-7 हज़ार डीलर नेटवर्क है, वहाँ पे हम छोटे स्टेबलाइजर्स भी बनाते हैं और सब जगह डिफरेंट टाइप में पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो गांव में देहात में जहाँ वोल्टेज कम आ रही है तो आप सर्वोकोन का वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगा सकते हैं, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके घर की वोल्टेज बिल्कुल ठीक रहेगी। अब हर घर के अंदर जो आप देखते हैं इक्विपमेंट लगे होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं और वोल्टेज ठीक ना आने की वजह से वो अक्सर खराब होते रहते हैं या आपके AC नहीं चलते हैं। तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने से आपके स्मूथली प्रोडक्ट चलेगी। और आपकी तो लाइन भी यही है हाँ, कि रखे सब कंट्रोल में, है ना? जी, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। जफर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी आपकी तो कंपनी कार्य कर रही है। टीम वर्क, मैं इस पर भी डिस्कशन करूंगी, लेकिन अभी तक जिस तरह की आपकी जर्नी रही है, कोई ऐसा फेज रहा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो और आपकी टीम को भी आप पर उस फेज की वजह से गर्व फील होता है? हमने महाराष्ट्र के सोलापुर बीजापुर हाईवे में 4 लेन में 2 ब्रिजेस बनाए थे जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी थे और हमारा एक फेस है जिसमें एक NHAI का पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट रेलवे का 60 मीटर कंपोजिट स्पान था। उसके लिए हम पहले हिंदुस्तान के आदमी हैं जो 2020 में हमने बनाया था। और इसके अलावा एक हमने भीमा रिवर पे एक ब्रिज बनाया था, वो भी एक चैलेंजिंग जॉब था जो हमेशा हमें याद रहेगा और हमारी टीम को गर्व है, हमको गर्व है उस चीज़ पे। ठीक है सर। समता जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी एजुकेशन सेक्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं और उसी विजन पर हम आगे भी बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को इसमें कहाँ पाती हैं? मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो हमारी शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उसमें रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अगर शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया गया होता तो संभवतः मुझे लगता है यहाँ और भी उपस्थित लोग हैं, ये 2047 का जो हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है ये काफी पहले हम अचीव कर चुके होते। लेकिन ठीक है, देर से ही सही दुरुस्त है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो इनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक बच्चे
लिए न सिर्फ वो ज्ञान कौशल का विकास करते हैं, बल्कि उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। जैसा अभी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट जो बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि रोजगार परक और व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दिया जाना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, हमेशा गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट ना रहें। इस तरह की शिक्षा जब मूल्यों के साथ दी जाएगी तो मुझे लगता है विकसित भारत का लक्ष्य हम निसंदेह 2047 या 2045 में ही प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। हाजी से, चूंकि आपने अभी अपने प्लांट का जिक्र किया था और मैंने तो अपनी आंखों से देखा भी है कि वहां पर लार्जर लेवल पर आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पर लोग काम भी कर रहे हैं। तो विकसित भारत के विजन के साथ साथ आप लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है खुद में। अब चूंकि टीम वर्क की भी मैं बात कर लेती हूँ, तो आपकी जो टीम है जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, आपके इस सर्वोकोन को ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है, इस टीम वर्क को आप किस तरह से देखते हैं? भाई, किसी भी चीज को लाने के लिए टीम भावना या टीम होना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी काम कर रही है वो टीम ही काम करती है। एक अपना गाइडलाइन हम लोग देते हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है और सारे लोग इस बधाई के पात्र हैं। जितने भी लोग हमारे जो साथ सर्वोकोन के जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क काम कर रहे हैं, सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इसके लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्वोकोन जो है चैरिटी में भी काम कर रहा है। तो अभी सर्वोकोन एजुकेशन फाउंडेशन हम लोग एक चला रहे हैं, जिसमें यूपीएससी के बच्चों की तैयारी कराते हैं। जो बच्चे मतलब फाइनेंशियली वीक हैं, उन लोगों के लिए हम उनके रहने का, खाने का, सब चीज़ का इंतजाम करते हैं। और पिछले 3 साल में हमारे 25 बच्चे आ गए हैं, जिसमें कुछ 4 IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, सारे बच्चे आए हुए हैं। इस साल भी हमारे 17 बच्चे इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 17 के 17 बच्चे आएंगे। तो ये भी एक हम लोग काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम के लिए भी बहुत बेटर रहेगा। कुछ हम बच्चियों के लिए भी काम कर रहे हैं, 200-250 बच्चियां भी पढ़ रही हैं। तो जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं उनको सर्वोकोन अपनी तरफ से फीस देता है और उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है बच्चों के प्रति भी, उन लोगों के लिए जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, वो काम कर रहे हैं जाके। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अभी चूंकि आप यूपी का एक अहम हिस्सा जरूर है, यूपी की इकोनॉमी की मैं बात करूं, अभी आप यूपी को कहां पर देखते हैं पहले के अकॉर्डिंग? क्योंकि आप तो बहुत सालों से सर्वोकोन को आगे ले जाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। और अभी अगर यूपी की बात करें तो देखिए, देशों से अलग अलग कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आके। तो आज यूपी आपको कहाँ नजर आती है? देखो, यूपी आज डेट में उत्तम प्रदेश है, इसमें कोई शक नहीं है और काफी अच्छा काम हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, आप देख रहे हैं यमुना में अभी हमारा जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है। इसके अलावा अभी आपने हाल में ही सुना है कि आईफोन और भी बड़े यूनिट लगा रहे हैं। और इसके अलावा भी आप जो अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री आ रही है। इससे और यूपी का, उत्तर प्रदेश का और ज़्यादा विकास होगा। छोटी इंडस्ट्री का भी हो रहा है, जैसे अभी पिछली बार हम लोगों ने भी यूपी इन्वेस्ट में इन्वेस्ट किया था, जो जिसमें अभी जिक्र हुआ है, हमारे अवस्थी साहब ने बताया था कि 33 लाख करोड़ का जो है वो इन्वेस्ट आया है। तो उसमें भी काम चल रहा है, बेशक वो चाहे स्लो चल रहा है लेकिन अच्छा काम चल रहा है और धीरे धीरे उसमें भी तरक्की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश नो डाउट आने वाले टाइम में बहुत आगे जाएगा और इसके बगैर जो है ना, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश की तरक्की होना अपने आप में बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की तरक्की से ही आगे रास्ता हमारा जो है ना, भारत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो इसकी जो है ना बहुत जरूरत है। और जो हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फायदे की रहेगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री हमारे, चूंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो मसूरी गुलावटी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ करीब 1300-1400 फैक्ट्री हैं। वहाँ छोटी बड़ी हर टाइप की इंडस्ट्री है। हम भी उसमें अपना एसोसिएशन में है, चेयरमैन के होने के नाते। वहाँ जो है, जो छोटी इंडस्ट्री है वहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है और हमारा यूपी सिडा में वहाँ रोड्स और जो भी जरूरत की चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और बहुत डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। जब हमारी सुविधाएं अच्छी होंगी तो जो इंडस्ट्री में जो लोग हमारे ओनर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। तो इसलिए चूंकि एक एक इंडस्ट्री वहाँ बढ़ेगी तो पूरा उत्तर प्रदेश बढ़ेगा। जब उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो हमारा भारत भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है ना, वो बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से वहाँ काम हो रहा है, क्या शासन व्यवस्था है।
तो हम तो यही बधाई के बात देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है वो अद्वितीय है और आने वाले टाइम में और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा जाके। जाहिर तौर पर सर, जफर जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर एक ब्रिज बनाया जाता था कई कई सालों का वक्त लग जाता था, बहुत टाइम लगता था। आपकी कंपनी इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ी और अभी आप क्या कर रहे हैं? नई नई टेक्नोलॉजीज को किस तरह से आप इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस हिसाब से आजकल नई टेक्नोलॉजी इतनी भी आने लगी है वो हमने सब अपलोड करी है। जिस कंक्रीट, बूम प्रेशर्स, मशीनरी, ग्रेडर्स वगैरह पहला जो 5-5 साल ब्रिजों में लगते थे और जो आजकल नई टेक्नोलॉजी की वजह से वो ब्रिजेस 1.5 साल 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, हाईवेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान भी नई टेक्नोलॉजी पे जा रहा है और उसी नई टेक्नोलॉजी को हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जी, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। चूंकि अभी समता जी, अगर हम शिक्षा नीति की बात करें, जो अभी मौजूदा शिक्षा नीति है, इससे आप कितनी संतुष्ट है और क्या आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? नई शिक्षा नीति निसंदेह इसमें बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। जिस तरह से इसे 4 चरणों में बच्चों की शिक्षा को डिवाइड किया गया है, 5+3+3+4, इसमें हम देख रहे हैं कि क्लास 6 से ही बच्चों को व्यवसाय परक शिक्षा दी जाने लगी है। लेकिन अगर आप कहें मेरी क्या अपेक्षा है इसमें थोड़ा बदलाव और हो जाए, तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें डिजिटलाइजेशन और AI की और मदद ली जाए, ताकि बच्चों को जब शिक्षा दी जाए तो वो थोड़ी और रोचक हो। क्योंकि बच्चों को क्लास में रोकना और रोचक बनाकर शिक्षा देना, ताकि उनके लिए रटना ज़रूरी ना हो, सीखना ज़रूरी हो, ये एक होना चाहिए। साथ ही साथ में एक ज़रूर और मेरा अनुरोध रहेगा गवर्नमेंट से कि अगर ये हो सके तो कई बार सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां और योजनाएं होती हैं जो जिनसे हमारे युवा परिचित ही नहीं होते हैं। हालांकि सरकार ने अब चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा की बात हो या फिर उनके न्याय को लेकर जितने भी कानून हैं उनको लेकर बात हो, ये हमारी शिक्षा नीति में हर बच्चे को दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम उन्हें इन योजनाओं के बारे में और पुरानी जो योजनाएं जिन पर ठीक से काम नहीं हो पाया है या क्या रीज़न रहा वो सक्सेसफुल नहीं हुई, अगर इन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया जाए तो मुझे लगता है एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा होगा और वो देश की अपनी ग्रोथ में सहभागी बन रहा होगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, चाहे यूपी की हम बात करें, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से कुछ खास मेहमान यहाँ पर हमारे बीच थे, तो कोशिश हमारी यही रही इस सेशन के जरिए जानने की कि आखिरकार विकसित भारत 2047 को लेकर जो विजन सरकार का है उसमें इन सेक्टर्स का योगदान किस तरह का है।